उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर कोडरमा से आपको बता दें, जहां बिस्किट लदा 6 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और खल्लासी दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। ट्रक में बिस्किट लदा था जो पश्चिम बंगाल से बिस्किट पटना की ओर लाया जा रहा था और इसी दौरान कोडरमा घाटी के पास अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट गया। ट्रक ड्राइवर और खल्लासी दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला, जहां से उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। यहां से एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसी ये ट्रक जो है बिस्किट इसमें लदा हुआ था और अचानक ही ये अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने से ट्रक पलट जाता है जिसमें ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं लोहरदगा में वनपाल और वन रक्षियों ने वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वन प्रमंडल लोहरदगा के सभी वनपाल और वन रक्षी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। वन रक्षियों का आरोप है कि जान जोखिम में डालकर वे वन की रक्षा करते हैं, लेकिन लोहरदगा और बनारी के रेंजर उनका साथ नहीं देते हैं। उन्हें पेट्रोलिंग के लिए ना तो गाड़ी की मुकम्मल सुविधा दी जाती है और ना ही ईंधन की। ऐसे में उन्हें अपराधियों के हमले का भी शिकार होना पड़ता है। हालांकि रेंजर ने मनमानी के आरोपों से इनकार करते हुए सुविधा नहीं देने और जेब से तेल भरने की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने सफाई दी है कि वन विभाग से ईंधन के मद से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। और उसके बाद कोई 100 रुपया देता है, कोई 200 रुपया देता है और इस स्थिति में जाकर हम लोग पेट्रोलिंग का कार्य को अंजाम देते हैं। अब लेकिन अगर हम लोग वैसा कर भी रहे हैं, लेकिन आप गाड़ी तक देने से इनकार कर दीजिएगा तो फिर हम लोग बताइए आप ही कि हम लोग किस तरीके से जाकर ये करें। अगर आप लोग आदेश दे तो हम लोग साइकिल में भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर उससे क्या आप ही विचार कीजिए कि हम लोग कुछ पकड़ पाएंगे। सुरक्षा पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। सुरक्षा के लिए हम लोग एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। अगर आपका जंगल कटता है तो सीधे आप पे कार्रवाई। बदले में हम लोग को किसी प्रकार का उपकरण, कोई हथियार, किसी प्रकार का वाहन, कोई ईंधन मिला ही नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बस अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सब चीज़ देंगे ही नहीं तो फिर हम लोग जंगल की रक्षा करेंगे कैसे। पेट्रोलिंग के लिए कोई ऐसा फंड नहीं है, डीएफ हमको दिए हैं जिसमें हम उसको सहयोग करें, लेकिन उसको आश्वासन दिए हैं कि हम अपना पॉकेट से पेट्रोल भराने के लिए पैसा देंगे। आप अपने जेब से देंगे तो कोई अलॉटमेंट है ही नहीं तो क्या करेंगे। वहीं बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से आंदोलन के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई। रांची के जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे वर्तमान सरकार के खिलाफ उलगुलान बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के राज में लूट की छूट है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी पूरी तरह बदहाल है। बीजेपी ने यह दावा किया है कि राज्य में जंगल राज की शुरुआत पर बीजेपी बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी चुटिया मंडल से आए हुए सैकड़ों की संख्या में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अराजकता इस राज्य में है, अब स्थिति सहनशीलता की सीमा पार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल जी के नेतृत्व में आज रांची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शहर की जनता, रांची जिले की जनता सड़क पर उतरी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने पर ये चुप नहीं बैठने वाली है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। सरकार विकास के मामले में शून्यता है, कानून व्यवस्था लचर है और जंगल राज की आहट इस प्रदेश में जनता की अभिव्यक्ति है। इस सरकार से मुक्त होना चाहिए झारखंड। इसी के जनता की अभिव्यक्ति की आवाज भारतीय जनता पार्टी बन करके
वहीं सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज का आंदोलन और उसकी मुखरता अब और भी ज्यादा तेज होने लगी है और इसकी वजह आदिवासी समाज में तेजी से हो रहे धर्मांतरण को बताया जा रहा है। दरअसल आदिवासी समाज के कई संगठन ये मानते हैं कि आदिवासी समाज की अपनी एक धर्म की छत नहीं होने से तेजी से भटकाव हो रहा है। ऐसे में सरना धर्म कोड मिल जाने से समाज को एकजुट रखने में काफी मदद मिलती, साथ ही दूसरे धर्मों की तरह आदिवासी समाज का भी अपना एक न्यास परिषद का गठन हो पाता। धर्मांतरण रोकने के पीछे इसी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली में करीब 52 आदिवासी संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। हमारे जो भी जनजाति जो हैं, हमारा सरना धर्म का बहुत सारे लोगों ने अपमान किया और सरना धर्म नहीं है बहुत सारे लोग कहते हैं और इसलिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, अन्य धर्मों में धर्मांतरण कराया जा रहा है। कहीं पर ठग फुसला के भी कराया जा रहा है, कहीं पर सेवा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा है और इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। सरना धर्म हमारा पुरखों का दिया हुआ धर्म है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति को मानते हैं और उसका जितना भी नेक दस्तूर, उसका सोच विचार सारा कुछ इस सरना धर्म में निहित है। लेकिन अगर इसको धर्म कोड नहीं मिलती है, जिसके कारण हम जो अपना संवर्धन और संरक्षण करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है और अपना धर्म कोड नहीं होने की वजह से हमारे लोग अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं, पुरखों के बताए रास्ते को नहीं जान पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण करके वो दूसरे धर्मों में चले जा रहे हैं। हम इनके धर्म कर्म सब बचाए ले, हम इनके पूर्वज के चलल है धर्म कोड और हम इनके पर्व त्योहार होएला सब सरना अथी से इसीलिए चाहिए। हाँ, ओहले हम इनके धर्म कोड चाहिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से बोकारो में टूल रूम बनाया जाएगा। जरडी प्रखंड मुख्यालय में केंदुआडीह के मलहान टाड़ में लगभग 20 एकड़ के टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा और इस सेंटर की स्थापना में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राज्य के उद्योग विभाग को राशि दे दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने भी 20 एकड़ जमीन के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी है। टेक्नोलॉजी सेंटर बनने से बेरोजगारी की समस्या दूर होने की संभावना है। वहीं प्रशिक्षित युवा रोजगार भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में ही पूरे देश में 20 टूल रूम बनाने की योजना शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से काम अटका था। जना मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष ने इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। नवयुवकों में रोजगार मिलेगा और नवयुवक जो पढ़ने वाले गरीब छात्र हैं उनको भी स्किल डेवलपमेंट का एक हुनर उनको प्राप्त होगा, जिससे कि बोकारो प्लांट, औद्योगिक क्षेत्र, बालीडी, इन क्षेत्रों में उनको रोजगार मुहैया हो पाएगा। इसलिए हम राज्य सरकार को अधिसूचना जारी कर यह सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय को जो जमीन हस्तांतरण किया गया है, इसलिए हम राज्य सरकार को और भारत सरकार दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी योजना है, एक उत्तर प्रदेश में ये योजना सरजमीन पर उतर चुका है और ये भारत सरकार का पूर्वी भारत के लिए सबसे बड़ी योजना है। 250 करोड़ से 300 करोड़ का लागत का यह योजना होगा। इसमें सभी प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग को प्रमोट करने के लिए बनेगा। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां दारू प्रखंड में करीब 30 हाथियों का आतंक बदस्तूर पिछले 6 दिनों से जारी है। पुरनाडीह गांव और उसके आसपास के इलाके में हाथी उत्पात लगातार मचा रहे हैं। हाथियों के आने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशाल जलाने के साथ लाउडस्पीकर के जरिए हाथियों को भगाने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड में एक गर्भवती हथनी भी है जो जल्द ही बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसे में हाथी भी भागने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। हाथियों के भय से लोग रतजग्गा करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथियों का आतंक किस प्रकार बदस्तूर जारी है, इसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। फसलों को रौंदा जा रहा रात में ग्रामीण मजबूर हैं रतजग्गा करने के लिए। उनको डर है कि और भी ज्यादा नुकसान हाथियों के झुंड की तरफ से ना पहुंचाया जा सके। यहाँ के ग्रामीण वन विभाग से गुहार करते करते थक गए, पर किन्हीं ने उनके फरियाद नहीं सुनी और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। आलम यह है कि शाम होते ही सभी ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर छत वाले घरों में चले जाते हैं। छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों के साथ
इस भयंकर ठंड में वे छत पर रहने को मजबूर है और हाथियों का झुंड अब हिंसक होता जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मैं वन विभाग से और जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस पर जल्द संज्ञान लेकर हाथियों के झुंड को यहां से कहीं अन्यत्र खदेड़ने का प्रयास करें। यहाँ वो सब हट नहीं रहा, पूरे गांव और जितना फॉरेस्ट वाला खेती जो है सब खत्म कर दिया। फॉरेस्ट वाला जो है 2 घंटा आता है, हल्ला करके जाता है कि इसके बाद उन लोग कुछ नहीं असर है। पूरे खेती, घर, मनसा का एक मंदिर था, बाउंड्री मैंने करोड़ों से पार कर गया है। वहीं धनबाद में बागमारा थाना क्षेत्र बीसीसीएल ब्लॉक में शनिवार देर रात सीआईएसएफ ने कोयला चोरों पर फायरिंग की थी। 4 कोयला चोर की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं एक कोयला चोर ने अस्पताल में इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। फिलहाल कोयला चोरों का शव परिजनों को नहीं सौंपा गया है। शवों के पहुंचने पर विधि व्यवस्था की समस्या न हो, इसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं बोकारो जिले से पुलिस बल को भी बुलाया गया है ताकि किसी तरह की भी परिस्थिति में हर तरीके से निपटा जा सके। अवैध कोयले कारोबार में 4 कोयला मजदूरों की जान चली गई। सीआईएसएफ के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी शनिवार बीती रात को, और उस घटना में 4 कोयला चोरों की जान चली गई। वहीं एक कोयला चोर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी हम बागमारा थाना के समीप खड़े हैं और यहाँ पर विधि व्यवस्था उसे लेकर नहीं बिगड़े, इस कारण से भारी संख्या में महिला और पुलिस फोर्स को मंगाया गया है। थाना में बैठे वरीय अधिकारी उन्हें टास्क दे रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र में वो भ्रमण करते रहे और किसी भी तरीके से विधि व्यवस्था ना बिगड़े, इसका वो ध्यान रखें। यहाँ पर धनबाद जिले के अलावा बोकारो जिले से भी पुलिस बल को बुलाया गया है ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में सीआईएसएफ ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। जिस मैगजीन से गोली चलाई गई थी, जिस हथियार से गोली चलाई गई थी, उस हथियार को भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है, उसे सील कर दिया गया है। फिलहाल उन 4 जो कोयला चोर थे उनका शव यहाँ नहीं पहुँची है और यही कारण है कि विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके कारण कल से यहाँ पर फोर्स की तैनाती लगातार देखी जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वहीं धनबाद में सीआईएसएफ की ओर से कई बार फायरिंग की गई और 5 कोयला चोरों की मौत मामले की जांच के लिए रांची से पहुंची सीआईडी की टीम जांच में जुट गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोयला चोरों को गोली मारने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे कोयला चोरी को क्लीन चिट नहीं देंगे, लेकिन जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। हम लोग फिंगरप्रिंट और फोटो की टीम है। तो रांची से है सर? रांची से आए हैं और अभी तो हम लोग केस को जरा समझेंगे, समझने के बाद में इसमें हम लोग बताएंगे, जो भी ब्रीफिंग कराना हो आपको इस केस के बारे में। ऐसी वजह हो रही है कि आपको गोली चलानी पड़ रही है, लोगों की हत्या करनी पड़ रही है, क्योंकि आप के माध्यम से जब ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, संगठित लूट होगी, तो निश्चित तौर पर उसको देखकर गरीब गुरबा का भी मन जो है मचलेगा। मतलब जो हीरा की चोरी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजा नहीं, जो खीरा की चोरी कर रहे हैं उसके लिए सजा है उसको। और देखिए, बेरमो विधायक अनूप सिंह से आयकर विभाग की टीम आज पूछताछ कर सकती है। आयकर विभाग ने 5 नवंबर को विधायक के रांची, बोकारो और पटना के ठिकानों पर छापेमारी की थी। टैक्स चोरी के संदेह में ये छापेमारी की गई थी, जिसमें कई कागजात भी जब्त किए गए थे। इन्हीं दस्तावेजों के तथ्यों का सत्यापन आज उनसे पूछताछ के बाद किया जाएगा। वहीं ईडी ने अनूप सिंह के घर से मिले दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी है। माना यह जा रहा है कि ईडी की पूरे मामले में एंट्री के बाद जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और देखिए, राजधानी रांची समेत राज्य भर में बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आलम यह है कि पिछले 2 हफ्ते से राजधानी रांची में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि राज्य को सेंट्रल पुल से कम बिजली मिल पा रही है, जिस वजह से राजधानी रांची के तीनों ग्रिड कांकेर, नामकुम और हटिया ग्रिड को उनकी मांग की तुलना से काफी आधी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है, बिजली मिल पा रही है। हटिया ग्रिड का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
राजधानी रांची समेत राज्य भर के लोग पिछले 2 हफ्ते से बिजली की समस्या से बेहद परेशान हैं। उन्हें कम बिजली मिल रही है। खासकर राजधानी की बात करें तो पिछले 2 हफ्ते से 4 से 6 घंटे जो लोड शेडिंग की जा रही है, लिहाजा लोग परेशान हैं। खासकर इसका असर जो है इंडस्ट्री पर ज़्यादा पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के हटिया ग्रिड में, जहां से महत्वपूर्ण इलाके जो राजभवन हो, विधानसभा, धुरवा, हरमू, कांके, तमाम इलाकों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सीधे जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजली की कटौती की वजह क्या है। हमारे साथ संपूर्णा जी हैं। इस संपूर्णा जी, अगर बिजली की कटौती की बात करें तो कटौती की वजह क्या, परेशानी कहाँ आ रही है? सर परेशानी, मेन परेशानी है कि हम लोग सेंट्रल पोल से पावर बहुत कम आ रहा है, और पावर कम आने के कारण हम पावर उतना ही दे पा रहे हैं जितना हम लोग आगे सेंट्रल पोल से या SLDC से निर्देश हम लोग को मिलता है। और आइए अब देखते हैं झारखंड